नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के 150 प्रश्नों की। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम है विवेक। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? पहला ऑप्शन है अधिशासी में, दूसरा प्रशंसा में, तीसरा विनाश में, चौथा प्रत्याशा में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। प्रशंसा शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अधिशासी में अधि उपसर्ग है, विनाश में बी उपसर्ग है और प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है विपिन, बापू, रश्मि, विकट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, विपिन। बापू होता है पिता का पर्यायवाची, वहीं रश्मि होता है किरण का पर्यायवाची और विकट होता है भयंकर शब्द का पर्यायवाची। भयंकर का पर्यायवाची होता है विकट। अगला प्रश्न है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अन, दूसरा है आ, तीसरा है प्र, चौथा है बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, वी उपसर्ग लगाने से। क्रय का मतलब होता है खरीदना, वहीं अगर इसमें बी उपसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा विक्रय, और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। प्रश्न नंबर 4 है, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, निजवाचक सर्वनाम। आप, मैं, हम, वह, इस तरह के शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृति का विशेषण है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा संस्कृत, चौथा सांस्कृत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक होता है संस्कृति का विशेषण शब्द। प्रश्न नंबर 6 है, चराचर का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है चाधन आचर, दूसरा है चरधन अचर, तीसरा है चतधन अचर, चौथा है चराधन चर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चरधन अचर होता है। इसके अंदर है दीर्घ संधि, चराचर शब्द में है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा है पहाड़, तीसरा है यमुना, चौथा है आम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यमुना। यमुना अकेली नदी का नाम है, इसीलिए व्यक्तिगत नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय में सभी गाय आती हैं, पहाड़ में सभी पहाड़ आते हैं और आम में भी सभी आम आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, परमोजस्वी का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है परमोधन ओजस्वी, दूसरा है परमाधन ओजस्वी, तीसरा है परमधन ओजस्वी, चौथा है परहधन ओजस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, परमधन ओजस्वी होता है परमो ओजस्वी का संधि विच्छेद। जब भी आपको किसी शब्द में दो मात्रा दिखाई दें, वहाँ हमेशा वृद्धि संधि होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। पहला ऑप्शन है वह धीरे से बोलता है, दूसरा है वह काला कुत्ता है, तीसरा है रमेश तेज धावक है, चौथा है सत्यवाणी सुंदर होती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, जब भी आपको धीरे शब्द दिखाई दे वहाँ हमेशा क्रिया विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, यज्ञशाला में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बहुब्रीहि समास।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। यज्ञशाला में है तत्पुरुष समास। यज्ञशाला का समास विग्रह होता है यज्ञ के लिए शाला। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? पहला ऑप्शन है, तुमने अच्छा किया जो आ गए। दूसरा, वह स्थान बहुत अच्छा है। तीसरा, अच्छा तुम घर जाओ। चौथा, अच्छा है वह अभी आ जाए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। स्थान के बारे में बता रहा है कि स्थान अच्छा है। स्थान की विशेषता अच्छा शब्द बता रहा है। बी ऑप्शन में विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है अच्छा शब्द। प्रश्न नंबर 12 है, गजानन शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि। दूसरा द्विगु समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा तत्पुरुष समास। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास। गजानन भगवान गणेश के लिए प्रयोग होता है। जब भी किसी भगवान का नाम प्रयोग हो उसमें हमेशा बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहला ऑप्शन है मिठाई शब्द, चतुराई शब्द, लड़ाई शब्द या उतराई शब्द। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है मिठाई शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है शुरू होना। दूसरा है समाप्त होना। तीसरा है तैयार होना। चौथा है अटल रहना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है समाप्त होना। इतिश्री का अर्थ होता है समाप्त होना और श्रीणी गणेश प्रयोग होता है प्रारंभ करने यानी शुरू होने के लिए। प्रश्न नंबर 15 है, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है परिमाणवाचक के। दूसरा प्रश्नवाचक के। तीसरा हेतुवाचक के, हेतुबोधक के या हेतुवाचक के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है निश्चित शब्द। अगला प्रश्न नंबर 16 है, रात दिन शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास। दूसरा बहुब्रीहि समास। तीसरा अव्ययीभाव समास। चौथा तत्पुरुष समास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए द्वंद्व समास। जब भी आपको शब्द के बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे और एक विशेष बात समझ लीजिए, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होने चाहिए। अगर विलोम नहीं होते हैं और योजक चिन्ह लगा हुआ है तो वहाँ द्वंद्व समास नहीं होता है। एक दूसरे के विलोम शब्द और बीच में योजक चिन्ह, वहाँ द्वंद्व समास होता है। प्रश्न नंबर 17 है, अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है प्रेरणात्मकता से। दूसरा परिमाणवाचकता से। तीसरा इन सभी से। चौथा मूलार्थ व्यंजनकता से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है मूलार्थ व्यंजनकता से होता है। प्रश्न नंबर 18 है, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है खुशामद करना। दूसरा है प्रशंसा करना। तीसरा है झगड़ा करना और चौथा है भला बुरा कहना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है तलवे चाटना का होता है खुशामद करना। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 30, 28, 50, 40। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है हिंदी के अंदर 28 कृत प्रत्ययों की संख्या है। प्रश्न नंबर 20 है, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। पहला है बहुत लाभ होना। दूसरा जोर से कहना। तीसरा भाग्य पलटना। चौथा इधर उधर भटकना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है जोर से कहना। ये होता है ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ। अगला प्रश्न नंबर 21 है, हिंदू मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में
भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। पहला ऑप्शन है सामान्य भूत, दूसरा पूर्ण भूत, तीसरा आसन्न भूत, चौथा संदिग्ध भूत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, पूर्ण भूत हो चुका है इसके अंदर, यानी खा चुका है। अगला प्रश्न नंबर 22 है, कमल नयन को कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 23 है, कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। पहला ऑप्शन है कर्म कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्ता ने। कर्म की विभक्ति होती है को और संप्रदान की होती है के लिए। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, इसके लिए के लिए विभक्ति बहुत कम प्रयोग में आएगी, बल्कि जब भी कोई वस्तु किसी के लिए दान दी जाएगी वहाँ संप्रदान कारक होता है, और हे संबोधन का है, हे अरे। प्रश्न नंबर 24 है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा इनमें से कोई नहीं। चक्रपाणी होता है भगवान विष्णु के लिए प्रयोग, और इसका सही जवाब होगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न नंबर 25 है, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। पहला ऑप्शन है प्रिय, दूसरा श्रद्धेय, तीसरा चिरंजीवी, चौथा आयुष्मान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, श्रद्धेय। अगला प्रश्न नंबर 26 है, हृदय का विशेषण है। पहला ऑप्शन है हृदया, दूसरा हार्दिक, तीसरा हृदयी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, हार्दिक होता है हृदय का विशेषण। प्रश्न नंबर 27 है, पत्र लिखते समय अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त कथन है, माफ कीजिए शब्द है। पहला है प्रिय महोदय, दूसरा है आदरणीय, तीसरा है श्रीमान, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रिय महोदय प्रयुक्त होता है अपरिचित लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 28 है, बैठक में कौन सा प्रत्यय है? पहला है उक प्रत्यय, दूसरा है का प्रत्यय, तीसरा है अक प्रत्यय, चौथा है ऊक प्रत्यय। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अक प्रत्यय। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? पहला ऑप्शन है मांडवी, दूसरा है घरेलू, तीसरा है भला, चौथा है स्वतंत्र। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी नाम है मांडवी। अगला प्रश्न है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द होगा। पहला है स्त्री विहीन, दूसरा पत्नी विहीन, तीसरा है विदुर, चौथा है नारी विहीन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, विदुर प्रयोग होता है जिस पुरुष की महिला ना हो। अगला प्रश्न है, जिंदा शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है अव्यय है, दूसरा संज्ञा है, तीसरा विशेषण है, चौथा सर्वनाम है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जिंदा विशेषता बताता है इसीलिए ये विशेषण है। अगला प्रश्न नंबर 32 है, कान देना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है सावधान होना, दूसरा है प्रतीक्षा करना, तीसरा है ध्यान देना, चौथा है बहकाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्यान देना प्रयोग होता है कान देना मुहावरे के लिए। प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से अव्यय कौन सा है? पहला ऑप्शन है सजल, दूसरा धीरे धीरे, तीसरा पतित, चौथा सुंदर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, धीरे धीरे है अव्यय, इसमें क्रिया विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची है। पहला है पाषाण, दूसरा है ठेला, तीसरा है चिक्का, चौथा है कंकर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है,
पाषाण होता है पत्थर का पर्यायवाची। अगला प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? पहला, यहाँ देख लीजिए धीरे धीरे दोबारा आया है ये प्रश्न, थोड़ा घुमा फिरा कर। अगला प्रश्न है, नर का विपरीतार्थक शब्द है। पहला पुरुष, दूसरा व्यक्ति, तीसरा धनी, चौथा नारी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, नर का विलोम होता है नारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा शब्द गलत है? पहला ऑप्शन है पाशविक, दूसरा है भौतिकी, तीसरा है सामाजिक, चौथा है दैविक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भौतिकी के अंदर प्रत्यय लगा हुआ है इक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी कौन सा शब्द इक प्रत्यय लगाने से नहीं बना है? पहला ऑप्शन है पाक्षिक, दूसरा भौतिकी, तीसरा सामाजिक, चौथा दैविक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भौतिकी के अंदर इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? पहला ऑप्शन है बुद्धिमान, दूसरा है पापी, तीसरा है लोभी, चौथा है प्राथमिक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, प्राथमिक। ये विशेषण नहीं है, भाववाचक संज्ञा से बना। अगला प्रश्न नंबर 39 है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? पहला है आ, दूसरा है अ, तीसरा है परे, चौथा है उप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आ शब्द लगाने से इसका अर्थ अव्यवस्था हो जाएगा, यानी व्यवस्था का उल्टा होता है अव्यवस्था। आ उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 40 है, उत्कर्ष का विलोम है। पहला ऑप्शन है परमोत्कर्ष, अपकर्ष, विकर्ष या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपकर्ष होता है उत्कर्ष का विलोम। अगला प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। पहला ऑप्शन है भलाई, दूसरा मिठाई, तीसरा थोड़ा, चौथा स्वयं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिठास होता है विशेषण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है? पहला ऑप्शन है लालची, दूसरा बहारी, तीसरा धार्मिक, चौथा चचेरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहारी। अगला प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? पहला है ई प्रत्यय का, दूसरा आ प्रत्यय का, तीसरा ईय प्रत्यय का, चौथा इक प्रत्यय का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, आ प्रत्यय का। सुत होता है पुत्र के लिए और सुता होता है स्त्री के लिए, यानी पुत्री के लिए। अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, बहुब्रीहि समास। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, भगवान के नाम होते हैं बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन है महाधन आशय, दूसरा महाधन शय, तीसरा महाधन अशय, चौथा महाधन ओवर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, महाधन आशय। यहाँ दोनों तरफ आ है, यानी इसके अंदर है वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, व्यवहारी में किस प्रकार का शब्द है? पहला तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या संकर शब्द है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, व्यवहारी एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है?
इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। नित्य शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न नंबर 48 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पहला है का, दूसरा है इक, तीसरा है आक, चौथा है अक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। लेखक के अंदर लगा हुआ है अक। लेख प्लस अक प्लस अक, ये दोनों शब्द मिलकर बना है लेखक। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यानी इनमें से किस में गलत प्रयोग हुआ है सर्वनाम? वो है स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। दूसरा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ। तीसरा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मैं तेरे को। यहाँ सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? पहला है संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या क्रिया के साथ। कृत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ, यानी डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर 51 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहला ऑप्शन, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, पुत्र का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है कुमारी, बेटा, पोता, बेटी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बेटा होता है पुत्र का पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? मसान, चिमटा, खिड़की, तूफान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, तूफान शब्द विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पहला ऑप्शन है विवाह, दूसरा है साख, तीसरा है मुखिया, चौथा है जनता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मुखिया शब्द तद्भव है। प्रश्न नंबर 55 है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? आदमी और गवाह, साहब और ठिकाना, दावत और लगान, थाना और आसमान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, आदमी और गवाह, ये विदेशी मूल के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, 8 बार 9 त्योहार लोकती का अर्थ है? पहला ऑप्शन है तालमेल न होना, दूसरा है मौज मस्ती से जीवन बिताना, तीसरा है देखा देखी परिवर्तन आना, चौथा है दुगना लाभ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, दुगना लाभ होना। 8 बार में 9 त्योहार। अगला प्रश्न है, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध लोकती का अर्थ है? गुण के विरुद्ध नाम होना, दूसरा है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक। उच्च और साधारण की तुलना कैसी? कामना जानना और बहाना बनाना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, घर का जोगी जोगड़ा, यानी निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और आन गाँव का सिद्ध, पर दूसरी यानी दूर का व्यक्ति अधिक सम्मान पाता है। प्रश्न नंबर 58 है, कलेजा बाँसों उछालना मुहावरे का अर्थ सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला है बहुत प्रसन्न होना, दूसरा है श्रेष्ठ समझना, तीसरा है आश्चर्य करना, चौथा है शून्य होना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुत प्रसन्न होना। ये होता है कलेजा बाँसों उछालना का अर्थ। प्रश्न नंबर 59 है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? पहला है प्रत्येक, दूसरा है भला, तीसरा है ऊपरी, चौथा है सरल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रत्येक। प्रत्येक एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर
60 है। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया। इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? परिमाण बोधक विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण का, गुणवाचक विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, परिमाण बोधक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण हेतु असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है मनुष्य मनुष्यता, दूसरा है मधुर माधुर्य, तीसरा है पुष्प पुष्पित, चौथा है राजकाज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, संज्ञा और विशेषण असंगत हैं, राज का काज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्वान, गांव, सती, ठगी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ठगी जातिवाचक नहीं बल्कि भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 63 है, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? पहला है भाववाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का या जातिवाचक संज्ञा का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा का। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है? भिन्नता, बुराई, मूर्खता, पशु। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पशु संपूर्ण जाति का बोध कराता है। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? मैं, वे, आप, हम, यानी वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 66 है, मध्य पुरुष के संबंधित वाक्य है? उन्हें सम्मानित किया गया, वह अपने आप पहुंच गया, आप आगे आ जाइए या मैं आप चला जाऊंगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, आप आगे आ जाएं। ये मध्य पुरुष से संबंधित वाक्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? पहला है किसी विशिष्ट राज्य में प्रयुक्त भाषा के रूप में, दूसरा जनभाषा के रूप में, तीसरा संपर्क भाषा के रूप में, चौथा सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में। प्रश्न नंबर 68 है, संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 351। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 351 प्रचार प्रसार के आवश्यक निर्देश प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 69 है, 69 यानी निम्नलिखित में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है? पहला है राजभाषा नियम 1976, दूसरा राजभाषा अधिनियम 1963, तीसरा राजभाषा अधिनियम 1967 या राजभाषा अधिनियम 1973। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजभाषा अधिनियम 1976। अगला प्रश्न नंबर 70 है, वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय, विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है कर्ता और कर्ता के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। प्रश्न नंबर 71 है, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है? पहला ऑप्शन है संभावनार्थक वाक्य, आश्रित उपवाक्य, संकेतार्थक उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रधान उपवाक्य। प्रश्न नंबर 72 है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है? पहला है अपमानित करना, दूसरा छिपकर षड्यंत्र रचना, रक्षा करना, ध्यान रखना।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अपमानित करना का होता है टोपी उछालना। प्रश्न नंबर 73 है, मौज मस्ती में जीवन बिताने के अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति है। पहला ऑप्शन है परख अपना रख पराया चख। दूसरा है अपनी करनी पार उतरनी। तीसरा है 8 कनौजिया 9 चूल्हे। चौथा है 8 बार 9 त्योहार। ये मौज मस्ती से जीवन बिताना, ये है 8 बार 9 त्योहार। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है, पहला है भाषा प्रयोगशाला विधि। दूसरा है भाषा संस्कार विधि। तीसरा है पाठ्य पुस्तक विधि। चौथा है खेल विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तक विधि। अगला प्रश्न नंबर 75 है, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? पहला है किलपैट्रिक ने। दूसरा है डाल्टन ने। तीसरा है मॉन्टेसरी ने। चौथा है पार्कहर्ट ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, डाल्टन प्रणाली की शुरुआत की थी पार्कहर्ट ने। अगला प्रश्न है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। पहला है सामान्यीकरण। दूसरा है व्यावहारिक प्रयोग। तीसरा है प्रस्तुतिकरण। चौथा है व्यवहार परिवर्तन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, व्यवहार परिवर्तन। प्रश्न नंबर 77 है, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? पहला है अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता ना करे। दूसरा है अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए। तीसरा है अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि आदर्श लेख में हो। अगला प्रश्न नंबर 78 है, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य मीन्स देखना, श्रव्य मीन्स सुनना, यानी देखने और सुनने का साधन। चित्र विस्तारक यंत्र, ग्रामोफोन, चार्ट, नाटकीकरण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, नाटकीकरण। नाटक के अंदर हम सुनते और देखते दोनों चीज करते हैं। प्रश्न नंबर 79 है, यानी 79, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। पहला है भाषा। दूसरा है विषय सामग्री। तीसरा है जिल्द। चौथा है शैली। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, जिल्द। अगला प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? पहला है कक्षा शिक्षण में पूर्ति। दूसरा है स्वाध्याय के लिए अवसर। तीसरा विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कक्षा में शिक्षण में पूर्ति बिल्कुल सही है और स्वाध्याय के लिए अवसर, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 81 है, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। दूसरा, मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। तीसरा, इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। चौथा है, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मौखिक परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के तीनों भाषा कौशलों का आकलन होता है, सुनने, पढ़ने और बोलने का। प्रश्न नंबर 82 है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनरीक्षण, परीक्षण का अनुप्रयोग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, परीक्षण का अनुप्रयोग।
प्रश्न नंबर 83 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। पहला ऑप्शन है, अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। ये इसका दोष कैसे हुआ? ये तो गुण हो गया। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देश एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, ये भी इसका गुण है। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, ये भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का गुण है। विद्यार्थी पर वर्षभर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। डी गलत कथन दे रखा है। विद्यार्थी पर वर्षभर परीक्षा का भय नहीं बनाती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न नंबर 84 है, इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। इसके अंदर सामान्य वर्तमान काल है। प्रश्न नंबर 85 है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? पहला है केवल किताबी ज्ञान से, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण से, तीसरा है प्रगति सूचक लेखा चित्र से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सामाजिक पर्यावरण से। प्रश्न नंबर 86 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? पहला ऑप्शन है, इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता है। दूसरा है, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशलों में दक्ष किया जा सकता है। तीसरा है, इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जा सकता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ये इसकी सीमा है कि जब विद्यार्थी अधिक होते हैं तो हम इस प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? पहला है अध्ययन कार्य का आवंटन, दूसरा अध्ययन हेतु निर्देशन, तीसरा विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, चौथा कलात्मक परियोजना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, कलात्मक परियोजना इसका अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 88 है, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है, यानी सही कथन बताना है। पहला है, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। दूसरा है, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। तीसरा, मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। ये दोनों कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। प्रश्न नंबर 89 दोबारा रिपीट हुआ है, डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 90 है, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला है सदधन एव, दूसरा है सदाधन एव, तीसरा है सदधन एव, चौथा है सदाधन एव। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब भी दो मात्राएं हों वहाँ ज़्यादातर वृद्धि संधि होती है। प्रश्न नंबर 91 है, विरोधी शब्द का विलोम होगा। पहला है वाहक, तीसरा अवरोधी, दूसरा अवरोधी, तीसरा शत्रु, चौथा समर्थक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, विरोधी का विलोम होता है समर्थक। प्रश्न नंबर 92 है, इन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? भविष्य, संभाव्य भविष्य काल, वर्तमान सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है।
विधानार्थक वाक्य, दूसरा है कृतवाच्य वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, चौथा है भाववाच्य वाक्य। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, संयुक्त, मिश्र और सामान्य वाक्य। प्रश्न नंबर 94 है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला है उस सबसे अलग विचार रखना, समय अनुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना, सीमातीत कल्पना करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, ढाक के 3 पात होता है, सदा एक सी स्थिति बने रहना। प्रश्न नंबर 95 है, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? पहला ऑप्शन है तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से, दूसरी कक्षा से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, छठी कक्षा से। प्रश्न नंबर 96 है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? पहला है डेचेंट की, स्मिथ की, ब्रायन की, पिंटर की। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, साइलेंट रचना है ब्रायन की। साइलेंट में आप किससे पढ़ते हैं? दिमाग से, यानी अपने ब्रेन से। प्रश्न नंबर 97 है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिग्वोफोन, टेप रिकॉर्डर या उक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लिग्वोफोन रेडियो की सीमाओं को समाप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने का उद्देश्य है। पहला है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, दूसरा है प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, तीसरा है छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, चौथा है उक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। प्रश्न नंबर 99 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, दूसरा है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तीसरा है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, चौथा है छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, उपचारात्मक शिक्षण होता है जब भी बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस करता है, उसे दूर करने की प्रक्रिया, यानी छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना और उसे दूर करना, ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 100 है, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? पहला है वर्ष 2010-11 से, वर्ष 2009-10 से, वर्ष 2009 से या 2008 से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, वर्ष 2009-10 से। ये था आरटीई 2009 के बाद। 2009 के बाद इस प्रणाली को लागू किया गया। प्रश्न नंबर 101 है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? पहला संसार, अत्यंत, सदाचार, सामाजिक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सामाजिक को हम 2 सार्थक शब्दों में नहीं तोड़ सकते और जब तक संधि नहीं होगी तब तक 2 शब्द सार्थक ना बने। इसके अंदर आपको 2-2 सार्थक शब्द दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर 102 है, अस्वाभाविक शब्द में से इनमें से क्या है? पहला संधि और समास दोनों हैं, समास और उपसर्ग हैं, उपसर्ग और प्रत्यय हैं, उपसर्ग और संधि हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, इसके अंदर आ उपसर्ग है और एक प्रत्यय लगा हुआ है। स्वाभाविक में एक प्रत्यय है और आ उपसर्ग है, यानी सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 103 है, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन है लाखों लोगों के, दूसरा आर्थिक विषमता, तीसरा अहिंसा की भावना, चौथा एक प्रेरणा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अहिंसा की भावना। प्रश्न नंबर 104 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, समझ, पढ़ाई, संघर्ष।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। संघर्ष के अंदर स्त्रीलिंग शब्द नहीं बल्कि पुल्लिंग है। लिपि स्त्रीलिंग शब्द होता है, समझ भी स्त्रीलिंग शब्द है और पढ़ाई भी। प्रश्न नंबर 105 है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है सामान्य भूत, हेतु हेतुमद भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, हेतु हेतुमद भूत। हेतु हेतुमद भूत होता है जब भी हम कोई संभावना व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 106 है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आलसी, जल, दिन, लिपि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। जल हमेशा एक वचन और बहुवचन में नहीं बदलता है। जल हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 107 है, आपका जीवन मंगलमय हो। यह वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक। ये है इच्छावाचक वाक्य। जब भी हम किसी को मंगल कामनाएं देते हैं, इच्छा होती है हमारी। प्रश्न नंबर 108 है, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी की पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। हमने आपको पहले भी बताया था, उद्देश्य होता है कर्ता और विधेय होता है कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। मेरा बड़ा भाई निशांत, ये इसका कर्ता है, यानी उद्देश्य होगा मेरा बड़ा भाई। अगला प्रश्न है, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बछिया के ताऊ, बगुला भगत, पैंतरेबाज, माही का लाल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बगुला भगत। प्रश्न नंबर 110 है, जमात में करामात का अर्थ है। पहला ऑप्शन है, जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं। दूसरा, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। तीसरा, एक साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। चौथा, एकता में शक्ति होती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, एकता में शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 111 है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। पहला, पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। दूसरा, बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला सी है। सबसे पहले बच्चा भाषा सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना। प्रश्न नंबर 112 है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। पहला ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 113 है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों में, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रतिभाशाली बच्चों में। प्रश्न नंबर 114 है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, दूसरा रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, रक्षात्मक यांत्रिकता। प्रश्न नंबर 115 है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय के पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, ये समस्या नहीं है, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। प्रश्न नंबर 116 है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी। पहला ऑप्शन है आश्रित चर होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं, मध्यस्थ चर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, वो शिक्षकों पर आश्रित होते हैं, इसीलिए आश्रित चर होते हैं।
प्रश्न नंबर 117 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है मानक, दूसरा है निर्माणात्मक, तीसरा है योग्यता, चौथा CCE। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है मानक। प्रश्न नंबर 118 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोणों का भाग नहीं है? पहला शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा शिक्षण अनुभव, चौथा अधिगम अनुभव। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है शिक्षण अनुभव। प्रश्न नंबर 119 है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, दूसरा समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका गलत जवाब ऑप्शन सी है, ये इसका सही कथन नहीं है। समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है और इसका मूल्यांकन नहीं होता, इसका मूल्यांकन होता है। प्रश्न नंबर 120 है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। 90 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है 45 घंटे। प्रश्न नंबर 121 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? 7 वर्ष की आयु पर, 11 वर्ष की आयु पर, 9 वर्ष की आयु पर या 6 वर्ष की आयु पर? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है 11 वर्ष की आयु पर। प्रश्न नंबर 122 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। पहला है स्नायुमंडल, दूसरा है मांसपेशियों की वृद्धि, तीसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 123 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनोस्टसी ने या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। हमने इसको याद रखने की ट्रिक बताई थी। जो लोग क्रिकेट देखते हैं, रॉस टेलर का नाम तो सबने सुन ही रखा होगा। रॉस टेलर एक बाहरी व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 124 है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता के सिद्धांत को, अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को, औपचारिक नियमों के सिद्धांत को या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को। प्रश्न नंबर 125 है, इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? पहला है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। डी इसका सही जवाब है अभिप्रेरणा वंशानुक्रम के कारण नहीं होती है। प्रश्न नंबर 126 है, इनमें से कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं? यानी बच्चा किस अवस्था तक अच्छा देख और सुन सकता है? पहला है 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है 8 से 9 वर्ष। प्रश्न नंबर 127 है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। पहला ऑप्शन है शैशव अवस्था में, थोड़ा टाइपिंग में रह गया है, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। प्रश्न नंबर 128 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? पहला है भूख, दूसरा पुरस्कार, तीसरा रुचि, चौथा विश्राम। इस प्रश्न का सही जवाब आयोग ने बी और सी दोनों माना था। अर्जित प्रेरक होते हैं रुचि और पुरस्कार। प्रश्न नंबर 129 है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा,
दोनों के या इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावनात्मक जागृति के द्वारा, यानी 20 का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 130 है, चिंतन मानसिक क्रिया का एक पहलू है, ज्ञानात्मक पहलू है, भावनात्मक पहलू है, क्रियात्मक पहलू है या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, ज्ञानात्मक पहलू है। प्रश्न नंबर 131 है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पहला ऑप्शन है पारंपरिक अनुकूलन, दूसरा मनोविज्ञान, तीसरा वातावरण, चौथा मनोदैहिक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। प्रश्न नंबर 132 है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। सभी के अंदर व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 133 है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, समस्या होने पर ही तर्क प्रारंभ होती है चिंतन के लिए, यानी चिंतन प्रारंभ होता है समस्या उत्पन्न होने पर। प्रश्न नंबर 134 है, बुद्धि लब्धि संप्रत्य विकसित किया। बिने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटेल ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बुद्धि हमारी मन के अंदर होती है। प्रश्न नंबर 135 है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। पहला है गहन दृष्टिकोण को, सतही दृष्टिकोण को, मानकीय दृष्टिकोण को या प्रक्षेणात्मक दृष्टिकोण को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सतही दृष्टिकोण को। प्रश्न नंबर 136 है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वच्छ वातावरण। पिछड़ेपन का कारण स्वच्छ वातावरण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 136 का सही जवाब ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 137 है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मनन ने, सैडल ने, हिप्पोक्रेटस ने, कैटेल ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, हिप्पोक्रेटस ने लोगों का वर्गीकरण करके हिप्पोक्रेसी। प्रश्न नंबर 138 है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, स्पीयरमैन ने। कोई मैन माने व्यक्ति सामान्य होता है और कोई विशिष्ट होता है। प्रश्न नंबर 139 है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, उपलब्धि। प्रश्न नंबर 140 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियों को, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियों को अंग और आहा, ये दोनों नासिक्य ध्वनियाँ यानी अनुस्वार हैं। प्रश्न नंबर 141 है, किस शब्द में गुण संधि है? हमने आपको बताया था दो पर होती है वृद्धि संधि, वहीं अगर शब्द के बीच में एक मात्रा हो वहाँ होती है गुण संधि। संधूर्मी के अंदर एक मात्रा नहीं है, भारतेंदु के अंदर एक मात्रा है, नारीश्वर और लोकेश्वर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, भारतेंदु के अंदर एक मात्रा है और भारतेंदु में गुण संधि होगी। प्रश्न नंबर 142 है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा मूछ, अश्रु, आंसू, ससुर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, समश्रु कहते हैं मूछ को। प्रश्न नंबर 143 है,
कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? पहला है जलज, दूसरा अम्बुज, तीसरा मनसिज, चौथा पंकज। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। मनसिज कमल का पर्यायवाची नहीं बल्कि कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची होता है मनसिज। प्रश्न नंबर 144 है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। मनन, बेध्यान, मनवा या अन्य मनस्क। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अन्य मनस्क होता है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। प्रश्न नंबर 145 है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं, आभूषण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, गुण और दोष भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 146 है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। काली, पतलून, मदन, खेलने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, काली पतलून। अगर आपको विशेषण पता नहीं चलता है तो प्रत्येक शब्द पर कैसी सवाल कीजिए। मदन कैसी थी, पता नहीं चला। काली कैसी थी, पता नहीं चला। पतलून कैसी है, काली है। यहाँ आपको जवाब मिल गया। जब भी कैसी का जिससे भी आंसर मिल जाएगा, कैसी है, काली है, यही विशेषण होगा। बाकी के आप ये ट्रिक्स किसी भी शब्द में या किसी भी वाक्य में अपना सकते हैं। प्रश्न नंबर 147 है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है। पहला ऑप्शन है समुच्चय बोधकव्य, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा संबंधन बोधकव्य, चौथा विस्मयादि बोधकव्य। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, संबंध बोधक अव्यय है तक। प्रश्न नंबर 148 है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये अंग हैं वाक्य के। वाक्य के दो अंग होते हैं, कर्ता यानी उद्देश्य और किया गया कार्य यानी विधेय। प्रश्न नंबर 149 है, विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम, अल्पविराम, विराम और पद। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अर्धविराम। विराम होता है पूरा डंडा और अल्पविराम होता है कॉमा। प्रश्न नंबर 150 है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण का या निर्देशन का या कोष्टक का या उपविराम का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कोष्टक का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 151 है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है बहती गंगा में हाथ धोना, दूसरा है आकाश पाताल एक करना, तीसरा है फूलाना समाना, चौथा है अंगारों पर पैर रखना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, बहती गंगा में हाथ धोना। ये होता है अवसर का लाभ उठाने के लिए। प्रश्न नंबर 152 है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पकड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, रोड़ा अटकाना। ये होता है बाधा डालना मुहावरे का अर्थ। प्रश्न नंबर 153 है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अपना हाथ जगन्नाथ यानी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 154 है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। पहला है चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर वेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। प्रश्न नंबर 155 है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है राजपत्र में, समाचार पत्र में, सूचना पट में या इनमें से कोई नहीं।
ए इसका सही जवाब है। राजपट यानी गजट के यंत्र। प्रश्न नंबर 156 है, निवादा सूचना का उद्देश्य होता है। पहला है सामान की आपूर्ति करवाना, दूसरा सामान की नीलामी करवाना, तीसरा निर्माण कार्य करवाना, चौथा इनमें से तीनों काम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। निवादा सूचना का काम होता है सामान की आपूर्ति, सामान की नीलामी और निर्माण कार्य। ये तीनों कार्य निवादा सूचना के होते हैं। प्रश्न नंबर 157 है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजना जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना या आवेदन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, परिपत्र कहलाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स। आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट के अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।